नमस्कार, मैं हूं गुणानंद जकमोला। हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं मैक्स हॉस्पिटल की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सलोनी गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर, जो मेंटल हेल्थ क्या है और इसको सकारात्मक और नकारात्मक रूप से किस तरह से देखा जाता है? मेंटल हेल्थ हमारे सोचने, समझने और व्यवहार करने की जो क्षमता होती है, उनके बीच में सामंजस्य बिठाने की जो क्षमता होती है, वो मेंटल हेल्थ होता है। अगर हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात करें तो जिसमें कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है, हम सही डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं, और मेंटल हेल्थ जिसमें कि बीमारी का सिर्फ ना होना मेंटल हेल्थ नहीं है। मेंटल हेल्थ हर तरीके से हमारे फिज़िकल और सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। और कोविड के बाद मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत सारे लोगों में इस चीज़ की जागरूकता आई है, इम्पोर्टेंस इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ी है। नेगेटिव मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो किसी डिसऑर्डर का होना या क्रॉनिक पेन कंडीशंस जिनकी वजह से तनाव होता है और नॉर्मल स्ट्रेसर्स लाइफ के जो होते हैं उनके साथ में कोप अप ना कर पाना, अपने चैलेंजेस को कोप अप ना कर पाना, इसको हम नेगेटिव मेंटल हेल्थ में काउंट करते हैं। ये इसके कारण क्या क्या होते हैं? कॉजेज़ क्या क्या हैं? इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बायोलॉजिकल, जेनेटिक और आपके फिज़ोलॉजिकल कारण। जैसे कि मैंने अभी कहा कि क्रॉनिक पेन कंडीशंस होती हैं, कोई बहुत लंबे समय से अगर किसी बीमारी से गुज़र रहा है, या किसी अपने का खो जाना, और चाइल्डहुड ट्रॉमा, किसी तरह का चाइल्डहुड अब्यूज़ कह सकते हैं, या अपनी टीनेज में लाइफ का सही तरीके से डिसीजन ना ले पाना। तो ये सारे कारण होते हैं जो कि तनाव को जन्म देती है, और ये तनाव को अगर सही समय से ना समझा जाए तो ये एक डिसऑर्डर का रूप ले लेती है, बीमारी का रूप ले लेती है। जनरली कि डॉक्टर, ये होता है कि जैसे जो कॉजेज़ आप बता रही हैं, एक जनरल परसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं कि ऐसे ही होगा, टाइम बीइंग होगा। तो आइडेंटिफाई, मतलब सिम्टम्स को कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कि वाकई ये मेंटल प्रॉब्लम हो गई है? जी, मेंटल हेल्थ का जैसे कि कोई एमआरआई, कोई सीटी या कोई भी पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं होते हैं जो मेंटल हेल्थ को डायग्नोस कर सकें। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक स्केल होता है जो कि मैं अवेयरनेस, जागरूकता के तौर पे कहना चाहूँगी। PHQ-4 करके होता है, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर। इसमें आपके बहुत बेसिक से 4 सवाल होते हैं। उन 4 सवालों में अगर 3 से ऊपर अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप खुद को सेल्फ डायग्नोस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 15 दिन या महीने भर या 2 महीने से अपने सोने में, भूख में, अपने मूड में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, आप जैसे काम करने की जो आपकी क्षमता थी वो क्षमता वैसी नहीं रही है, ये सारे अलार्मिंग साइंस होते हैं। थका थका सा महसूस करना, सब कुछ है बट फिर भी खुश महसूस ना करना, तो ये जो बदलाव आते हैं इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल, तो इनके बेसिस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोफेशनल से मिलते हैं तो इनकी पूरी एक डायग्नोसिस होती है, सिम्टम्स को कोरिलेट करके, जो कि बनाई जाती है। अच्छा डॉक्टर, जैसे कोरोना के बाद डिप्रेशन एक बड़े उसमें उभर के है, तो मनोविज्ञान में डिप्रेशन को किस तरह से आप वो करती हैं? डिप्रेशन का हम लोग मतलब जो समझते हैं अवसाद, अगर मैं कहूँ, और इस अवसाद में क्या होता है, ये नॉर्मल उदासी से हट करके होती है। इसमें व्यक्ति खुश नहीं महसूस कर पाता है सब कुछ अच्छा होते हुए भी, और इसमें कि क्या होता है कि आपको मरने जैसे विचार आते हैं, जो कि सुसाइडल केसेस भी हमने बहुत सारे रिसेंटली देखे हैं। लोग जो ज़िंदगी में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है कि अब कुछ भी उनके लिए काम नहीं करेगा, तो ये स्थिति हम लोग डिप्रेशन की स्थिति कहते हैं। कोविड पैंडमिक ऐसा वक्त था जिसके लिए कोई भी व्यक्ति प्रिपेयर नहीं था, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं उसको किसी को भी काउंट करूं इसमें। और इस पैंडमिक का जो असर है वो सभी पे आया है। इसने कोई छोटा या बड़ा, गरीब अमीर नहीं देखा, इसका असर हर किसी पे पड़ा है।
और इसका असर पड़ने पे ये जो समय हम सब ने देखा है और अपनों को खोया है, इससे बाहर निकलने में अभी भी लोग पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए हैं और अभी भी इसका असर बहुत हद तक देखा जा रहा है, जो कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में सामने आ रहा है। डॉक्टर, जैसे अब मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करें? मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे बेसिक एडवाइस जो कही जाती है, देखिए आजकल सही खान पान और सही रहन सहन की तो कोई परिभाषा नहीं है, बट हम अपने आप को कितना बैलेंस्ड करके चल सकते हैं। और व्यायाम का, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। साइंटिफिकली अब कहा जा रहा है, साइंस इन सब चीज़ों को प्रूव कर रही है कि अगर आप 30 मिनट्स 45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, और जो कि मोबाइल के आने की वजह से, सोशल मीडिया के आने की वजह से लोगों में फ़िज़िकल इंटरेक्शन बहुत हद तक कम हो चुका है, तो लोगों में लोनलीनेस जिसे कहते हैं, आइसोलेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो लोगों से मिलें जुलें, अपने घर से बाहर निकलें, दोस्तों के साथ में मिलें जुलें, और सही खान पान, नियम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पर। सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो बैलेंस, आपके सोने, खाने पीने, व्यायाम, इन सब चीज़ों का अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल बच्चों में जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात है, तो जैसे आप कह ही रही हैं कि मोबाइल और उसने एक मतलब बच्चों को भी उस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ थे, तो क्या आपको लगता है कि उसके कारण बच्चे भी इसके शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल, बच्चे बहुत ही तादाद में इसके शिकार हो रहे हैं, और यहाँ पर बच्चों से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग का रोल इन्वॉल्व होता है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी लाइफ में इतना वो बिज़ी रहते हैं कि वो पूरी तरीके से समय नहीं दे पाते बच्चों को। हम लोग कई बार अपनी ओपीडी में देखते हैं, कोई बच्चा रो रहा है, परेशान कर रहा है, माँ बाप सीधे मोबाइल पकड़ा देते हैं कि लो गेम खेलो, उतनी देर वो ऑक्यूपाई हो गए। हमें इस तरीके की आदत से बचना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे टॉयज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप अगर अपने आप में हैं तो कैसे खुद को एंगेज रखें। और अगर हम इस तरीके की पेरेंटिंग नहीं करते हैं तो बच्चे सीमित हो जाते हैं मोबाइल के दायरे में, और वो उसी दायरे में रह कर के अपनी सारी जो जिसे कहते हैं सेल्फ एजुकेशन करते हैं, और वो पूरी तरीके से जो कि सही नहीं होती है, और एक मिथ्स के दायरे में आकर के उनमें भी डिप्रेशन या चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत हद तक देखते हैं। आजकल ADHD, जिसको हम लोग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, की बच्चा बात नहीं सुन रहा है या बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ों के आने का कारण है स्क्रीन टाइम। क्योंकि जो रेज़ हमारे दिमाग में पहुंचती हैं वो हमारे अंदर अटेंशन स्पैन को रिड्यूस करती हैं और हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। जी, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों में भी आ रही हैं, और उनको भी मेंटल हेल्थ के थ्रू हमको टैकल करना ज़रूरी है। जो बच्चे हाइपर हो जाते हैं, ये भी क्या मेंटल डिसऑर्डर माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने बताया ADHD जो होता है, तो ADHD का मतलब ही यही है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जी, मतलब ये बड़ों ही नहीं, बच्चों में भी ये हो सकता है, जो मूड चेंज, बिहेवियर चेंज वाला। बिहेवियर चेंज। तो मेंटल हेल्थ की जो हम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो हमारे सोचने, समझने और हमारे व्यवहार करने की जो क्षमता होती है, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी जब पाई जाती है तो हम कहते हैं कि ये मेंटल इलनेस है, हमारे दिमाग से और व्यवहार से जुड़ी हुई परेशानी है। तो ये ADHD के रूप में भी होती है। ऑटिज़म एक तरीके का चाइल्ड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, डाउन सिंड्रोम, और ये सारे चाइल्ड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी आपके मेंटल हेल्थ के दायरे के अंदर ही आते हैं। ये मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सही समय पे इसका इलाज लेके हमको स्टिग्मा को जो मेंटल हेल्थ को लेकर के बना हुआ है कि आज भी लोग इसमें शर्म महसूस करते हैं, और उनको लगता है कि ये उनकी कमज़ोरी है कि उनको कोई डिप्रेशन हो गया है या वो एंग्जाइटी के शिकार हैं। अवेयरनेस की कमी है, और लोग समझ भी रहे होते हैं कि कुछ हो रहा है, बट वो सही जगह पर उसके लिए हेल्प लेने नहीं पहुंच पाते। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी से बात करें,
अपने दोस्तों में हो सकते हैं या जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हैं, आप उससे उसके बारे में बात करें तो आपको एक दिशा मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, और फिर हो सकता है कि किसी न किसी के ज़रिए आप सही प्रोफेशनल के पास पहुंच सकें, जहां पर इसके बारे में आप बात करके इसका सही इलाज आप ले पाएंगे। जैसे न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे हैं या न्यूक्लियर, तो क्या आपको लगता है कि जैसे जॉइंट फैमिली में थे तो न्यूक्लियर से भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ा है। जैसे कि माँ बाप की अपनी व्यस्तता है, वो अपने कामों में बिज़ी हैं, बच्चों को देखने के लिए पहले दादी दादा या चाची चाचा बच्चे घर पे होते थे, कोई ना कोई उनका ध्यान रखने के लिए होता था। बच्चे अपनी बात आज की डेट में सिर्फ माँ बाप पे निर्भर हैं अपनी बात कहने के लिए, उन पर भी समय है तो कह पाए, नहीं है समय तो नहीं कह पाए। बच्चे हर बुरी चीज़ अच्छी चीज़ अपने घर के माहौल के अंदर देख रहे हैं। स्पेशली इस कोविड टाइम में, जो पैंडमिक में, लॉकडाउन के दौरान बच्चे, हस्बैंड वाइफ सब एक ही घर के छत के नीचे रहे और सबके सुख दुख देखे, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी काफ़ी हद तक पड़ा है। जॉइंट फैमिलीज़ और न्यूक्लियर फैमिलीज़ की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी की तादाद ज़्यादा देखी जाती है एज़ कंपैरेटिव टू जॉइंट फैमिलीज़। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि क्या बच्चों को मतलब मनोवैज्ञानिक कारणों की जांच के लिए क्या रेगुलर स्कूल का और पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? बहुत मेजर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और हमारी पूरी टीम इस काम में है कि हम लोग स्कूल पे इस चीज़ की अवेयरनेस को रेज़ कर रहे हैं। छोटे छोटे जो NGOs हैं या कॉलेजेस हैं जहाँ पर ड्रग एडिक्शन का एक बहुत प्रॉब्लम है जो सामने आता है आजकल, और इसकी अवेयरनेस पेरेंट्स के और टीचर्स के रोल में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले वो इन अलार्मिंग साइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे पास व्यक्ति बहुत बाद में पहुँचता है, जब तक वो फिज़िकल सिम्टम्स इतने सिवियर नहीं हो जाते तब तक इंसान मेंटल हेल्थ हेल्प लेने के लिए निकलता नहीं है। तो अगर टीचर्स और पेरेंट्स को ये अवेयरनेस होगी कि मानसिक बीमारी किसे कहते हैं, इसकी शुरुआती साइंस क्या होते हैं, तो शायद वो सही समय पे इसके लिए इलाज के लिए ला सकते हैं। डॉक्टर, ये मेंटल डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करें? आइडेंटिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया, वो PHQ-4 सेल्फ स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं, और कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं कि आपकी नींद, आपकी भूख और आपकी सोचने समझने की शक्ति में अगर किसी तरह का बदलाव आता है और मूड आपका बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है, कभी एकदम उदासी, कभी एकदम खुशी, तो इस तरीके के ये अलार्मिंग साइंस होते हैं। अपने जो डेली लाइफ चैलेंजेस हैं उनके साथ में कोप अप ना कर पाना और वो तनाव इतना हावी हो जाना कि आप किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये हमारे अलार्मिंग साइंस में आते हैं। मेंटल डिसऑर्डर कितने तरह के होते हैं, ये अगर मैं कॉमनेस्ट की बात करूं तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन सबसे कॉमनेस्ट होते हैं, और किसी भी तरीके का तनाव जब सही समय पे नहीं डील किया जाता है तो वो केमिकल चेंजेस किसी भी रूप में सामने आते हैं। इसमें कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि OCD, हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करें, इसका बहुत क्लासिक साइन होता है कि व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है और एक ही सोच में बार बार जूझ रहा होता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन जो होता है, व्यक्ति एकदम या तो तेज़ी में आता है या एकदम अवसाद में चला जाता है, ये बाइपोलर हो गया। स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें व्यक्ति का अपनी रियलिटी से टच ख़त्म हो जाता है, उसको ऐसी आवाज़ें, ऐसे लोग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जो वास्तविकता में नहीं होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी। आज भी हमारे देश में लोग स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी की शुरुआत पर झाड़ फूँक या उनको ऐसा लगता है किसी बुरे साया का इस पे प्रकोप है और वो इस चीज़ में तरफ जाते हैं। बट इसको समझें और सही समय पर अगर आप इसका इलाज लेंगे तो ये ट्रीटेबल कंडीशन है, इससे बाहर आया जा सकता है। बहुत ही कॉमनेस्ट की जो मैंने बात करी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के कॉमन लक्षण होते हैं घबराहट, बेचैनी जैसा होना। फिज़िकल इलनेस को लेकर के लोगों के मन में इतना डर है कि जैसे ये थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं वो भागते हैं फिजिशियन के पास में, और फिजिशियन से अपनी बात पूरी तरीके से नहीं बता पाते हैं कि उनको तनाव किस किस जगह पर हो रहा था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं, और वो दवाइयों से उन चीज़ों को दबा दिया जाता है। दवाइयों से भी फ़र्क पड़ेगा, बट आपका जो सही इलाज जिसे हम कहेंगे, जब तक आप जड़ पे जाके काम नहीं करेंगे तब तक पूरी तरीके से इस बीमारी से बाहर आ पाना मुश्किल रहता है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ये थी डॉक्टर सलोनी गुप्ता, मनोवैज्ञानिक, और आगे नेक्स्ट टाइम हम किसी और डॉक्टर के साथ आपके साथ वो मौजूद रहेंगे। थैंक यू।